जय हिंद। अगर आपको भी सॉलिड स्टेट चैप्टर टफ लगता है और आप भी सॉलिड स्टेट चैप्टर के हीरो बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर को बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आप जो है रख दीजिए। आप पूरे फोकस के साथ में इस वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिए, तब आपको खुद फील होगा कि जो सॉलिड चैप्टर है वो कितना आसान हो गया आपके लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो आपको यूट्यूब पे इधर उधर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको कोई भी वीडियो अदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा, चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा। ये पार्ट 1 है और इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आएगा और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आपको पूरे फोकस के साथ जितनी भी बातें मैं बताऊं आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ही मक्खन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, हमारा जो ठोस अवस्था चैप्टर है, वो हमारे लिए दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इधर उधर जरा नज़र घुमाइए, थोड़ा इधर उधर ऐसे नज़र घुमाइए तो आपको क्या दिखता है? आपको अपने चारों तरफ सॉलिड ही सॉलिड चीज़ें नज़र आती होंगी। इधर देखो तो वॉल है, आप अपने रूम में बैठे हैं तो देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नीचे ज़मीन है। और जो आप मोबाइल भी पकड़े हुए हैं यहाँ तक कि वो भी आपका एक सॉलिड पदार्थ है। तो वॉल वगैरह ये सब सॉलिड चीज़ें हैं। मोबाइल आपका वो भी सॉलिड है। ये मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, मेरा बोर्ड वाइट बोर्ड ये भी सॉलिड है। और जिस चीज़ से मैं पढ़ाने वाला हूँ ये मार्कर ये भी सॉलिड है, ये देखिए, है ना। इसलिए सॉलिड स्टेट चैप्टर, ठोस अवस्था चैप्टर हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी कोर्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे कम से कम 4-5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि जो ठोस अवस्था हमारा चैप्टर है, ठोस अवस्था, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। जिस बच्चे को आता है या नहीं आता है, मैं यही मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो हैं एकदम। उसके बाद में जब आप इस चैनल पर बने रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, मैं पर डे डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उसके बाद जब भाई आप यहाँ से जाओगे ना, तो आपसे मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ आप आओगे जीरो बनकर और जाओगे हीरो बनकर। ये पक्की बात है, आप लिख लीजिए इस बात को। तो सबसे पहली बात है, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ, पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। पदार्थ बोलो आप या क्या बोलो, द्रव्य बोलो, ठीक है। और इसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटर, ठीक है। तो पदार्थ या द्रव्य या मैटर तीनों एक ही चीज है। अब बात यह है कि पदार्थ होता क्या है, तो पूरे फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको समझना है। पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? आप जो है जितनी भी चीज़ें आसपास देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आसपास देख रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? मैटर हैं। क्या है? द्रव्य हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये माइक, आपका फ़ोन, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है? द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब दोस्तों वहां पर बात यह है कि पदार्थ की परिभाषा क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? तो हर वह वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो स्थान,
घेरती हो और उसका कुछ आयतन हो, कुछ आयतन हो, वह पदार्थ है, द्रव्य है और मैटर है। तो यहां पे मैंने जो लाइन लिखी है, इस लाइन को आप अच्छे से समझिए। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ आयतन हो, वह पदार्थ है। तो कोई भी वस्तु जो हो, कोई भी वस्तु जो पदार्थ है, उसके पास दो चीजें होंगी ही होंगी। पहली चीज, वस्तु जो स्थान घेरती हो, वह वस्तु स्थान घेरेगी और उस वस्तु के पास आयतन भी होगा और उस वस्तु के पास यहाँ पे एक चीज होती है भार, वो भी होगा उस वस्तु के पास। दुनिया की हर वो चीज जो स्थान घेरे, उसका कुछ आयतन हो और कुछ भार हो, तो वो क्या चीज हो जाएगी? वो चीज हो जाएगी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए मार्कर, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही होगा। जितना भी वेट होगा, वेट तो होगा ही होगा, है ना। और दूसरी चीज, ये कुछ स्थान घेरेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं तो ये इतना स्थान घेर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? इसका कुछ भार भी है और कुछ आयतन भी है, कुछ स्थान भी घेर रहा है। तो इसलिए ये मार्कर एक वस्तु है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, जो पदार्थ होता है वो किस किस सिचुएशन, किस किस कंडीशन में होता है। तो पदार्थ की अवस्था में दोस्तों हमारे पास, आपको पता भी होगा, हमारे पास ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। आपको ये तीनों चीजें पता होंगी कि पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पर पदार्थ की अवस्था और भी होती है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं और भी बहुत सी होती हैं, पर मुख्य रूप से तीन ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहाँ पर चौथी अवस्था के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। तो ये पदार्थ की यहाँ पर चार अवस्थाएं मैंने लिख दी हैं। तीन अवस्था मुख्य रूप से होती हैं और एक ये चौथी, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस होगा। तो सबसे पहली बात है कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा जो है, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे द्रव है, ये क्या है? द्रव। और अभी मैंने बताया था ये होता है द्रव्य। ये द्रव लिखा है, ये दोस्तों क्या होता है? द्रव्य होता है, द्रव्य। तो द्रव्य और द्रव, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जो द्रव्य होता है वो पदार्थ होता है, मतलब उसको ठोस भी हो गया, द्रव भी हो गया और गैस, तीनों चीजों से मिलकर जो पदार्थ बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। यानी द्रव्य में सभी चीजें, सभी वस्तुएं आ जाती हैं। और जो द्रव होता है वो होता है लिक्विड, यानी वह पदार्थ जो आप जमीन पे डालोगे तो बहने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए जो जल है, जल आप जमीन पे डालोगे बहने लगेगा। आपका ऑयल है, वो आप जमीन पे डालोगे बहने लगेगा। तो उसको हम कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। और इसको, पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ठोस के बारे में। हमारे पास ये क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास से होते हैं, इस प्रकार से। और जो गैस में होते हैं
वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं द्रव में, और जो गैस में होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। और प्लाज्मा की बात जो है अभी हम अब बात आगे करेंगे प्लाज्मा की, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ठोस में अणु बहुत पास पास हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर हैं, और गैस में बहुत दूर हैं। और प्लाज्मा की बात आगे हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क दोस्तों ये उठ के आता है। हम सभी को पता है कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, ये बात में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और आपको ये पता भी है कि ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ठोस में अणु पास पास क्यों होते हैं, ठोस में अणु पास पास होते क्यों हैं, इस चीज का आंसर आप मुझे दीजिए। तो इस चीज का आंसर है कि इन अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल होता है। कौन सा बल? अंतरा आणविक बल, जो एक अणु दूसरे अणु से पर लगाता है। ये चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं, अंतरा आणविक बल। ये जो ठोस के अणु या परमाणु हैं, ये आपस में बहुत पास पास हैं, बंधे हुए हैं। उनको कौन सी चीज बांध कर रखे हुए है? उनको बांध कर रखे हुए है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल के कारण यहाँ पर ये जो अणु हैं ये आपस में सटे हुए हैं, दूर भाग नहीं पा रहे। ये इस चीज का आंसर है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस में अणु पास पास होते हैं पर उसका रीजन क्या है, क्या कारण है, तो उसका कारण है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल का अर्थ होता है कि एक अणु दूसरे अणु से एक बल द्वारा बंधा हुआ है, और उस बल का नाम है अंतरा आणविक बल। चलिए ठीक है। अब यहाँ द्रव में जो कण होते हैं या जो परमाणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। तो क्या यहाँ पर अंतरा आणविक बल नहीं है? क्या यहाँ पर अंतरा आणविक बल नहीं है? है मेरे दोस्तों, पर क्या है फर्क? इतना है कि यहाँ पर अंतरा आणविक बल अधिक है और यहाँ पर अंतरा आणविक बल कम है। और गैस में भी अंतरा आणविक बल है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर अंतरा आणविक बल है लेकिन कम है, और यहाँ पर बहुत ही कम है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के सबसे दूर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम कोई ठोस को द्रव या गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक चित्र भी है, और इस चित्र को आप देखना, और जो मैं बात बताने वाला हूं इसको भी आप समझना, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे पास बर्फ है, बर्फ है अगर हमारे पास, तो जब हम इस बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा जल, मतलब पानी। और इसको अगर जल को और हम हीट करें और तापमान दें तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा गैस, मतलब भाप बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से फोकस से समझिएगा। जीरो से दोस्तों इसलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये आता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि आपको फ्यूचर में अगर सॉलिड स्टेट से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप कर लें, और अगर आप किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं तब भी आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। तो मैं इस तरीके से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। आप नंबर भी ले आओगे और आप इस चैप्टर के मास्टर भी बन जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, जो बर्फ होती है अगर उसको हम तापमान दें, अगर उसको हम गर्म करें तो किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। और अगर हम जल को और ज़्यादा गर्म करें तो किस में बदल जाएगी? भाप में बदल जाएगी। जो आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में बर्फ को
टेम्परेचर दिया गया, वो जल में कन्वर्ट हो गया, फिर जल को टेम्परेचर दिया गया तो वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। किस में बदल गया, भाप में बदल गया। ठीक है, बर्फ को जो हमारे पास ये था, बर्फ थी, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, जल को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ठोस में जो अणु थे वो बहुत पास पास थे। जब हमने, अब बर्फ क्या था, बर्फ एक ठोस पदार्थ है, तो बर्फ मतलब ठोस पदार्थ। तो जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं पहले बिल्कुल सटे हुए थे, बिल्कुल चिपके हुए थे, जैसे ही हमने उसका तापमान बढ़ाया वैसे ही वो बदल गया द्रव में। किसमें बदल गया, द्रव में। और द्रव में जो अणु थे वो पहले की अपेक्षा यानी ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर हो गए। ठीक है, और अभी हमने टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर को हमने और ज्यादा अगर बढ़ा दिया तो जल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा भाप में, यानी जो अणु दूर दूर थे वो अब बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भाप बन जाएगी। भाप का मतलब वो गैस बन जाएगा पानी, तो उसके अणु बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्लाज्मा, जो आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर हम अब भी ना माने, अगर हम अब भी ना माने और गैस को भी और गर्म करें, गैस को भी और गर्म करें, भाई हमने क्या किया, बर्फ को गर्म किया, जल बन गया, जल को और गर्म किया, भाप में बदल गया। अब जो है भाप में क्या होता है, गैस में क्या होता है, भाप गैस बात एक ही है, उसमें क्या होता है कि अणु जो है काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन अब भी हम गर्म किए जा रहे हैं उसको, गरम 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 मान ही नहीं रहे, हम उसको गर्म किए जा रहे हैं। तो जब और ज्यादा गर्म करोगे तो ये भाप किस में बदल जाएगी मेरे दोस्तों, ये भाप बदल जाएगी प्लाज्मा में। किस में बदल जाएगी, प्लाज्मा में। अब ये प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा में ये होगा, देखिए हमारे पास भाप थी, भाप में अणु दूर दूर थे, अब ये अगर हम और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये अणु दूर दूर तो है ही है, पहले से ही है दूर, अब और कितना ज्यादा दूर होंगे, ये तो पहले से ही दूर है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसे केस में इस अणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे या जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, ये सब कुछ चीजें थी अंदर, होती हैं एक परमाणु में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये आपको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये देखिए अणु था गैस का, इसको और ज्यादा गर्म कर रहे हैं तो ये दूर तो पहले से ही है, लेकिन और ज्यादा बहुत भयंकर तापमान हम दे रहे हैं। उस भयंकर तापमान से हर अणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो है कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा, अर्थात वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे निर्मित होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा आपको देखने को कहां मिलेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा कहां पर उत्पन्न हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे तो जो हमारा सूर्य है, सन, सूरज जो है, सूरज का तापमान आपको पता ही है कितना भयानक है। तो वहां पे क्या होता है, जो सूरज होता है उसके जो बाहरी वाली परत है, बाहरी वाली जो परत है अंदर और बाहरी जो सब परत है, वहां पे टेम्परेचर इतना भयानक है, तो वहां पर दोस्तों क्या उत्पन्न होता है, प्लाज्मा उत्पन्न होता है। आप सोच सकते हैं इस बात को, भाई ठोस को गर्म किया, जल जो है वो बन गया, द्रव बन गया, द्रव को गर्म किया, गैस बन गया, और ज्यादा गर्म करोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। बहुत ज्यादा भयानक टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा भयानक टेम्परेचर कहाँ पे है, सूर्य के पास है। तो सूर्य जो है उसके चारों तरफ प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो विद्युत धारा का प्रवाह करा सकते हैं और दूसरा रंग को उत्पन्न करते हैं। जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धारा उत्पन्न करता है, पहली बात। और दूसरी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन कलर बना देता है, रंग बना देता है। ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होगी, एक चैप्टर ही है उसके बारे में, वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा होगी। तो चलिए, आपको ठोस समझ में आ गया, आपको द्रव समझ में आ गया, और आपको गैस समझ में आ गया, और आपको प्लाज्मा समझ में आ गया। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है। तो ठोस को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार के ठोस मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो पूरे फोकस के साथ में आपको समझना है। तो सबसे पहले अंतर होता है ज्यामिति के आधार पर। अब ज्यामिति का क्या अर्थ है? ज्यामिति का मतलब होता है रचना, बनावट। तो सबसे पहले हम गुण में लिखेंगे ज्यामिति के आधार पर इनमें अंतर देखेंगे। ज्यामिति तो ज्यामिति के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों जो इसकी क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करती है। इस प्रकार से मान लिया ये हमारे पास कुछ अणु हैं और उसके बाद जो ये स्पेस आ रहा है, इस स्पेस में कुछ अणु रखे होंगे, इस स्पेस में, उसके बाद ये, तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक जो हो जाएगा एक क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति की बात करें तो अंडसंड होगा, यानी कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कहीं पर रखा होगा, कोई कहीं पर रखा होगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, कोई इसका आकृति नहीं है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हुआ, और जिसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो करे वो क्या होगा? वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। चलिए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, उस इमेज से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज में देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें क्या है, अणु पहले रखे हुए हैं, फिर उनके बीच में जो स्पेस है उसके नीचे गोले बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, जो ये है क्रिस्टलीय ठोस। जो पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो, उस पहले वाले स्ट्रक्चर में ये क्रिस्टलीय ठोस है, और जो दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इसमें एक निश्चित पैटर्न है और इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ये अंडसंड रखे हुए हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो ज्यामिति के आधार पर अंतर है कि ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे कि मान लिया अगर हम NaCl की बात करें, NaCl नमक, तो नमक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, Na+Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहाँ पर आ जाएगा Na+, Cl-, तो इस प्रकार से जो एक नमक होता है, नमक का पैटर्न चलता है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो दोस्तों देखिए ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो Na है उसके चारों तरफ देखिए Cl हैं। Na के इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। तो जो नमक होता है, नमक का जो एक अणु होगा उसमें आपको ये सब देखने को, इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी कि एक Na के चारों तरफ Cl हैं। तो ये क्या है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसका जो है ये कोई निश्चित पैटर्न को अक्रिस्टलीय ठोस फॉलो नहीं करते हैं। अब बात आएगी यहाँ पर, हमने पहला अंतर देख लिया ज्यामिति के आधार पर। अब दूसरा अंतर हम देखते हैं संपीड्यता, संपीड्य। तो संपीड्य का मतलब क्या होता है? अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को दबाएं तो क्या ये दब जाएंगे? अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस को दबाएं तो क्या ये दब जाएंगे? तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यह संपीड्य होता है, और ये संपीड्य नहीं होते हैं। मतलब अगर इसको हम दबाएंगे तो क्रिस्टलीय ठोस नहीं दबेगा, ठीक है, नहीं दबेगा। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो नहीं दबेगा, और ये हल्का सा दबेगा, तो संपीड्य का मतलब होता है दबाना। तो अगर हम कोई भी ठोस को दबाएं, इसको अगर हम दबाएं तो क्या दब जाएगा? ये मार्कर ठोस है, अगर हम इसको दबाएं तो क्या दब जाएगा? बिल्कुल नहीं दबेगा ये, ठीक है। अगर हम किसी दीवार को या बोर्ड को ऐसे दबाएं तो क्या दब जाएगा? बिल्कुल नहीं दबेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दबाने से हल्का सा दब जाते हैं। उदाहरण के लिए जो रबड़ होती है, आप जो जिससे आप लिखते हैं पेंसिल से जो मिटाते हैं, वो रबड़ जो होती है वो होती है अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि वो अगर आप दबाओगे तो हल्का सा दब जाएगी, ठीक है। तो ये जो है संपीड्य जो होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं दबेंगे और ये हल्का दब जाएगा। तो ये हो गया गुण में संपीड्य। उसके बाद अगर हम गलनांक की बात करें,
गलनांक। तो गलनांक में दोस्तों इसका गलनांक फिक्स होता है, फिक्स गलनांक होगा, एक निश्चित गलनांक होगा, निश्चित गलनांक। गलनांक क्या होता है? किसी वस्तु, कोई भी वस्तु जिस टेम्परेचर पर पिघल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे कि बर्फ़ है हमारे पास और बर्फ़ को जो है हम टेम्परेचर दें तो वो किस में बदल जाएगा? वो जल में बदल जाएगा, यानी लिक्विड में बदल जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो बर्फ़ लिक्विड में बदलता है उसी को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम कहेंगे गलनांक। तो यहाँ पर जो ये क्रिस्टली ठोस होते हैं ये एक निश्चित गलनांक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित गलनांक को फॉलो करते हैं। जैसे कि बर्फ़ के केस में अगर बर्फ़ को हम 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तो जो हमारा सॉलिड बर्फ़ होगा वो द्रव में बदल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रिस्टली ठोस का एक गलनांक निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है कि आप 100 सेंटीग्रेड तापमान दोगे बर्फ़ जो है तुरंत जो है द्रव में बदल जाएगी। तो इसलिए इनका एक निश्चित गलनांक होता है। और अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। तो कोई निश्चित गलनांक नहीं, कोई निश्चित गलनांक नहीं, यानी अक्रिस्टली ठोस का कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता। अब ये कौन सी बात है? आपने कभी टायर को जरूर देखा होगा, यही टायर, गाड़ी वाड़ी के जो टायर होते हैं, साइकिल का टायर, उस साइकिल के टायर को अगर आप गर्म करो, हीट करो तो क्या होगा? जो टायर होगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ टायर का कुछ हिस्सा जलता होगा, कुछ हिस्सा नरम हो जाएगा और कुछ हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब इसका गलनांक फिक्स नहीं है। यानी कि अगर इसके गलनांक की बात की जाए, अगर एग्जांपल ले हम तो ऐसे लिखेंगे कि 50 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड तक, यानी कि इसका एक बिल्कुल फिक्स नहीं है। बर्फ़ के केस में बिल्कुल फिक्स है कि अगर आप 100 सेंटीग्रेड दोगे तो वो जो है द्रव में बदल जाएगा। लेकिन जो क्रिस्टली ठोस होंगे, एग्जाम्पल के लिए जो ट्यूब होता है या फिर जो आपका टायर होता है, टायर को अगर आप गर्म करोगे भाई मेरे तो उसमें क्या होगा? वो टायर कहीं से जल रहा होगा तो कहीं पर मुलायम पड़ रहा होगा, है ना। पूरा टायर एकदम से नहीं जल जाएगा। टायर पर अगर हम माचिस से लगाएं और उसको जलाएं तो टायर क्या होगा? टायर का जो निचला हिस्सा होगा वो जलने लगेगा और जितना जल रहा होगा कुछ ऊपरी हिस्सा जो होगा वो ऊपरी हिस्सा पिघल रहा होगा। तो इसके क्या पता चल रहा है कि इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ये एक रेंज होती है। गलनांक की एक रेंज होती है। रेंज क्या है? जैसे कि यहाँ पर 50 से 80, तो 50 से 80 एक रेंज हुई, एक क्या हुई? एक परास हुई। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परास। तो 50 से 80 जो है ये क्या है? एक परास के रूप में पिघलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई गलनांक की। अब हम दोस्तों विदलन के बारे में बात कर लेते हैं। विदलन, विदलन का मतलब क्या होता है? विदलन, विदलन का मतलब होता है काटना। तो अगर हम क्रिस्टली ठोस को काटें और अक्रिस्टली ठोस को काटें तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम क्रिस्टली ठोस को काट दें, हमारे पास एक क्रिस्टली ठोस हो उसको हम काट दें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पनीर जो होता है, पनीर वही जो घरों में हम लोग पकाते हैं, जो दूध से बनता है पनीर। तो पनीर को अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद जो दोनों सतह होंगी वो बिल्कुल चिकनी होंगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये पनीर है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक ये पीस और ये एक पीस, तो इनकी जो सतह होगी वो सतह कैसी होगी? बिल्कुल एकदम चिकनी होगी। तो विदलन जब हम करते हैं तो क्रिस्टली ठोस की जो सतह है वो कैसी होती है? चिकनी सतह, चिकनी होगी। और इनकी सतह चिकनी नहीं होगी, सतह खुरदरी होगी। चिकनी नहीं होगी मतलब खुरदरी होगी, खुरदरी होगी। तो इसमें तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया पनीर का कि अगर पनीर को काटेंगे तो जो नई वाली सतह आप पाओगे वो कैसी होगी? नई जनित सतह कैसी होगी? चिकनी होगी। और अक्रिस्टली ठोस में वो नई जनित जो सतह होगी वो खुरदरी होगी। इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। आप अगर रबर को काटो, वही रबर जो अभी बात में कर रहा था पे वो मिटाने वाली रबर, तो रबर को अगर आप काटोगे तो रबर में क्या होगा
कि जो नई सतह मिलेगी वो खुरदुरी मिलेगी, है ना। आपके पास रबर होगी, उसको काट के देखना, ब्लेड वगैरह चाकू वगैरह से काट देना बीच से। तो जैसे ही आप बीच से उसको काटेंगे तो उसकी जो नई जनित सतह होगी वो कैसी होगी, वो दोस्तों होगी खुरदरी। तो इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है और क्रिस्टलीय ठोस की जो सतह होती है वो चिकनी होती है। तो ये दोस्तों अंतर होते हैं गुण ज्यामिति के आधार पर। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, पूरे फोकस के साथ समझिएगा। ज्यामिति जो है इनका एक ये निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये अनिश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। ज्यामिति में लिख देना है। संपीडीय मतलब अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, और अक्रिस्टलीय ठोस को दबाएंगे तो थोड़ा सा दब जाएगा। गलनांक में इनका एक निश्चित गलनांक होता है, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ये एक परास में जो है पिघलते हैं। और अगर विदलन की बात कीजिए तो विदलन का मतलब होता है काटना, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर हम काटेंगे तो ये क्रिस्टलीय ठोस की सतह चिकनी होगी और अक्रिस्टलीय ठोस की सतह जो है वो खुरदुरी होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यही है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 और इसी तरीके से मैं पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आता रहूँगा और इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी फिनिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और आप लोग हमको जब सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो, मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका पूरा कोर्स यहाँ पर करवा दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतनी से हेल्प कीजिए कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, आपके आसपास में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, अगली वीडियो आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।